आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट 3 जो कि है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स उसको सॉल्व कर रहे हैं आज, और उसकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है 3.1 उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 10th क्लास हमारा यूनिट नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स उसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि जो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स है क्या। अब मैट्रिक्स की आपकी बुक में पेज नंबर 47 के ऊपर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि ये एक ऐसी रेक्टेंगुलर अरे है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे इन अ शेप, शक्ल में एक ये मुस्ततीली शक्ल की एक अरे है, सफ बंदी है। ठीक है, मुस्ततीली अरे, मुस्ततील हमें पता ना इस टाइप का होता है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो मुस्ततीली शक्ल की एक सफ बंदी है, रेक्टेंगुलर अरे इन शेप, हुज एलिमेंट एंट्री, जिसके एलिमेंट यानी कि जिसमें जो एंट्रियां होंगी, एलिमेंट होंगे, और रिटर्न विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, जो एक स्क्वायर ब्रैकेट की के अंदर लिखे जाएंगे इन स्पेसिफिक ऑर्डर, खास किस्म के ऑर्डर में, इन रो एंड कॉलम में। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन से हमें पता लग रहा है कि एक ऐसी रेक्टेंगुलर अरे है शक्ल के लिहाज से जिसमें जो एलिमेंट हैं वो लिखे जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और एक खास ऑर्डर से, और वो ऑर्डर रो और कॉलम की शक्ल में होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो मेन चीजें समझने वाली हैं वो एक रो है, व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम, व्हाट इज स्पेसिफिक ऑर्डर, व्हाट इज एलिमेंट्स। ठीक है, और हमारे पास ये ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये क्या है, ये चीजें हमने समझनी है। तो इनको समझने के लिए हमने एक देख लेते हैं मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है। इस तरह की जो हमने बड़ी ब्रैकेट्स पढ़ी हुई है ना बच्चों, छोटी क्लासेस में, अब वो ब्रैकेट्स हमने इस तरह, ये इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो मैट्रिक्स आपका होएगा, और इसके अंदर जो भी चीजें पड़ी होंगी, ये तो हो गया स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी चीजें पड़ी होंगी वो इसके एलिमेंट होंगे। जैसे मैं यहाँ पे ए कर लेता हूँ, बी कर लेता हूँ, सी कर लेता हूँ एंड डी कर लेता हूँ। अब ये जो है ना ए बी सी डी, ये क्या है, ये इसके एलिमेंट्स है। ये क्या है, ये इसके बचे एलिमेंट्स है। अब रह गया हमारे पास रो एंड कॉलम। ठीक, अब ये इसको बाद में देख लेते हैं, पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स जो है, मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स, अब कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि एक मैट्रिक्स है उसका नाम है ए। मैट्रिक्स को नाम भी देना होता है, ए बी सी डी वट एवर यू वांट, या उसने जो दिया हो। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 0 -1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब देखो ये किसके अंदर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये जो है 2 1 2 0 1, ये क्या है, ये इसके एलिमेंट है। ये क्या है, इसके एलिमेंट है। अब यहां तक तो आपको समझ आ गई कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें एंट्री पड़ी होती हैं वो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, उसको नाम कोई भी दे सकते हैं। तो आगे बात हो रही है कि जो एलिमेंट है, एंट्रीज हैं, वो रिटर्न होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक खास किस्म के ऑर्डर में। ठीक है, ऑर्डर के बारे में भी देखते हैं और रो और कॉलम के बारे में भी देखते हैं। अब मैट्रिक्स का आपको पता लग गया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको रेक्टेंगुलर अरे की शेप में लिखना, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। इस तरह मैट्रिक्स लिखा होगा। अब आते हैं जी इसके रो और कॉलम। देखो बच्चे, रो कितार क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कुछ स्टूडेंट है, या देख लो, हॉरिजेंटल पता ना आपको क्या होता है, ये चीज होती है, ये चीज हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, तो अब ये जो हॉरिजेंटल्स हैं हमारे पास लाइंस, वर्टिकल की बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं कह रहा हूं हॉरिजेंटल। ठीक है, चलो पूरा लिख ही लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना किसी भी मैट्रिक्स में, वो होती हैं इसकी रोज। क्या कहलाती हैं, रोज होती हैं। ठीक है, जैसे, और जो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में ये वर्टिकल लाइंस होंगी इस साइड की, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कह लो, इस साइड की, ये जो हमारे पास वर्टिकल होती है, वर्टिकल लाइन, वो क्या कहलाती हैं, वो इसका कॉलम कहलाती है, कॉलम। ओके, तो बच्चों जो रोज है वो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमारे पास उसका कॉलम कहलाती है। जैसे अब ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में बचे हमारे पास
एक हॉरिजॉन्टल रो ये पड़ी है 1 एंड 2, ठीक है, और दूसरी क्या है 0 एंड -1, एक ये पड़ी है। तो ये इसकी रोज है, ठीक है, ये क्या है रोज है। तो दो रोज है ना, एक ये है और एक ये है, तो ये क्या हो जाएंगी रोज, R1 और R2। अब मैं कह रहा हूं इसमें कॉलम कितने हैं। अब देखो, अब अगर इसमें कॉलम की बात करें बच्चों, तो वो वर्टिकल होने चाहिए, ठीक है। वर्टिकल का मतलब कि ये साइड की जो चीजें हैं वो क्या है, इसके कॉलम है। और कॉलम को मैं C1 एंड C2, क्योंकि दो कॉलम है तो C1 एंड C2 पता लग गया। इसको एक फिर से एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी उसका नाम है, इसके एलिमेंट है 3 5 0 7, ये है। तो मैं कहूंगा इसमें रोज क्या है, तो आप कहोगे सर कि एक ये रो है और एक ये रो है, ठीक है, ये दो रोज है। और मैं कहूंगा इसमें कॉलम क्या है, तो आप कहोगे जी इसमें एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। तो इसको आप दे दोगे नाम C1 एंड C2, ये दो कॉलम है इसमें। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। और मैट्रिक्स के अंदर जो होते हैं, जो चीजें हैं, वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। चाहे वो आइदर वो ABCD या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। और जो अंदर मैट्रिक्स के जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज होती हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम होते हैं। अब आ जाते हैं इसके ऑर्डर पे। इसका ऑर्डर लिखा हुआ है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसके एलिमेंट हो और वो स्पेसिफिक ऑर्डर में हो। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब क्या है, अब इसके लिए हम एक टर्म देखेंगे कि वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसको एक दफा देख लें, नोट करना है कर लें, स्क्रीनशॉट लेना, तो फिर आगे इंशाल्लाह वो आपको मैं ऑर्डर समझाता हूँ। तो बच्चों स्पेसिफिक ऑर्डर, ऑर्डर क्या चीज है। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसको नाम दे लेता हूँ C। तो मेरे पास जो C मैट्रिक्स है बच्चे, उसमें 1 2 3 0 7 8 कुछ ये उसकी एलिमेंट है, उसकी एंट्रीज है। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट है, मैट्रिक्स का नाम है C। अब मुझे पता है कि अब मुझे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, सॉरी मुझे पता नहीं है अभी। ऑर्डर ORDER ऑर्डर। और अब इसके दो नाम हैं, हम इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं साइज। ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर या साइज क्या होता है। अब द नंबर ऑफ रोज, मैं कहता हूं कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है। आप कहोगे सर एक रो इसकी ये है और एक रो इसकी ये है। ये मैटर नहीं करता कि इस रो में कितने एलिमेंट है और इस रो में कितने एलिमेंट है, रोज दो है। एलिमेंट चाहे 10 भी हो सकते हैं, आगे 4 5 6 7 और भी बड़े हो सकते हैं, इधर नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इसकी ये दो रोज है। तो आप कहोगे सर इसमें रोज है कितनी है 2, R1 एंड R2। आप कहोगे इसमें दो रोज है। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा अच्छा बच्चे बताओ मुझे कि फिर इसमें कॉलम कितने हुए। तो आप कहोगे सर इसमें तीन कॉलम है। एक ये वाला कॉलम है 1 0 1 0, फिर आप कहोगे एक ये वाला कॉलम है 2 7, कौन सा 2 एंड 7, और एक कॉलम है मेरे पास ये 3 और 8, ठीक है। इसमें तीन कॉलम है 1 0 2 7 एंड 3 8। आप कहोगे कि इसमें तीन कॉलम है। ओके, बात समझ आ रही है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो रोज थी हॉरिजॉन्टली और कॉलम होते हैं जो वर्टिकली होते हैं। तो वर्टिकली एक 1 0 है, एक 2 7 है और एक 3 और 8 है। तो आप कहोगे सारी इसमें कॉलम तीन है, इसको कहेंगे C1 C2 और ये कॉलम है C3, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है ना, रोज जो है रोज इस मैट्रिक्स में जो रोज हैं उसको मैं कह लेता हूं M, नाम देता हूं M। और जो इसमें कॉलम्स हैं, कॉलम्स उसको मैं नाम देता हूं N, ठीक है। मैं कहता हूं कि रोज जो है वो M है और कॉलम जो है वो N है। तो मुझे ऑर्डर लिखने के लिए मैं जो टर्म यूज करूंगा ऑर्डर को, ठीक है, तो मैं इसको लिख लूंगा साइज या ऑर्डर ORDER ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स MATRIX मैट्रिक्स C। ये जो C मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर और ऑर्डर क्या हो जाएगा या साइज क्या हो जाएगा
अब हमने नंबर ऑफ रोज और कॉलम लिखने हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं m डॉट n। ठीक है, तो ये है इसका ऑर्डर बच्चे। इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो रीड एज, हम इसको ऐसे रीड कैसे कर सकते हैं, हम इसको रीड कर सकते हैं m बाय n। ओके, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम जो टर्म का यूज करेंगे वो m बाई n होएगा। m पहले रोज लिखेंगे और फिर लिखेंगे इसकी कॉलम की तादाद। तो जैसे मेरे पास अब ये मैट्रिक्स है, इसमें रोज कितनी है, 2, तो मैं लिख लूंगा 2 रोज है 2। आगे इसमें कॉलम कितने हैं, 3, तो लिख लूंगा बाय 3। तो ये इस मैट्रिक्स का मेरे पास ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय 3। पहले रोज की तादाद लिखनी है, बीच में बाय लगाना है और फिर आगे कॉलम लिखने हैं जितने भी हुए। तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, तो लिखा जाएगा 2 बाय 3। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है? ओके गुड, शाबाश। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का पता लग गया। अब जरा हम एक दफा डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप, ठीक है, शेप में रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है, मुस्ततीली अरेंजमेंट हो, वेयर एलिमेंट्स, जो ये एलिमेंट्स होते हैं, रिटन इन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर इन रो एंड कॉलम। खास ऑर्डर में। अब आपको पता लग गया खास ऑर्डर, ऑर्डर क्या है। अब ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है, जैसे इसका ऑर्डर मेरे पास 2 बाय 3 था, मेरे पास 4 बाय 5 भी हो सकता है, 6 बाय 3 भी हो सकता है, 1 बाय 2 भी तो कुछ भी ऑर्डर हो। एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ रोज और कॉलम में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट पड़े होते हैं उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ओके बच्चों, समझ आ गया? अब आपको रोज और कॉलम का भी पता लग गया और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का भी पता लग गया। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बता दें। ये मुख्तलिफ उसे मैट्रिक्स दिए हैं, मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, डी है एंड एफ भी है, तो वो बाद में सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सारे मैट्रिक्स में उसने कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो बता दें। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं, हमारे पास जो रोज हैं जी, इसमें कितनी रोज है बच्चे, 1 एंड 2, तो 2 रोज है। इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, इसमें कॉलम भी हमारे पास 1 एंड 2, 2 कॉलम है। ओके, अब बी है, मैट्रिक्स बी में कितनी रोज है जी, बी में जी नंबर ऑफ रोज 1। देखो, एक ये है, एक ये है और एक ये है, चाहे एक एक ही एलिमेंट है, लेकिन ये सारी एज अ रो ही काउंट होएगी। ये और ये 3 रोज हैं, ठीक है। तो इसमें जो रोज हैं वो है 3, और इसमें जो कॉलम है बच्चे वो एक ही है, एक ही कॉलम है, ओनली 1। तो इसमें कॉलम 1। आगे है जी सी। अब सी में देखते हैं, सी में सिर्फ एक ही रो है बच्चे, ओनली 1 रो, सिर्फ एक रो है। तो रो कितनी है जी, 1। कॉलम देखो, कॉलम अब 1 2 एंड 3, 3 कॉलम है, 1 2 और 3, यानी कि 8 10 और 11। ये कॉलम अलग है, ये वाला है, और एक ये है, 3 कॉलम है। तो यहाँ पे कॉलम लिखेंगे 3, यहाँ पे भी ऐसे है, ठीक है जी, हमारे पास कॉलम आ गए। अब मैट्रिक्स डी है हमारे पास, मैट्रिक्स डी में जी हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3। तो हमारे पास जो रोज है जो वो है जी 3, तो इसका कॉलम 1 2 एंड 3, और इसमें 3 ही कॉलम है, 3 कॉलम है स्टूडेंट। अब हमारे पास था एक मैट्रिक्स एफ, उसको यहाँ पे कर लेते हैं। एफ ये है जी, एफ ही है हमारे पास, मैट्रिक्स एफ है। तो वो है जी बच्चों हमारे पास 5 9 माइनस 2, 5 9 माइनस 2 माइनस 3 4
एंड 5। ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स। अब इसमें रोज कितनी है जी? अब देख लेते हैं। इसमें जो रोज है, इसमें रोज है 1 एंड 2। 2 रोज है। इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम है जी 1 2 एंड 3 कॉलम। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उसमें पूछा था नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बता दें, जो कि हमने बता दी। तो चलो जी अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस 10th क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टेटमेंट है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। हमने ऑर्डर लिखना है हर मैट्रिक्स का। हमारा मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है एंड डी है। ई एफ भी है, वो स्पेस नहीं है आगे, मैं बाद में लिख लूंगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए है जी, इसको कह रहे हैं इसका ऑर्डर लिखें। अब हमें पता है बच्चों जो हमारे पास रोज होती हैं, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन, अब हमारे पास रोज होती हैं वो इस साइड की होती हैं, ये और ये 2 रोज हैं इसमें। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो रोज होती हैं वो होती हैं एम, और जो कॉलम होते हैं वो होते हैं एन। ठीक है, कॉलम होते हैं वो एन होते हैं। अब ऑर्डर लिखने के लिए मैंने आपको कहा था कि हमने लिखना है एम बाय एन। इसी तरह का हमने ऑर्डर लिखना था। ठीक है, एम बाय एन, यानी कि रोज बाय कॉलम। हमारे पास कितनी रोज है बच्चों? एक ये रो है और एक ये रो है। तो हमारे पास ये रोज जो है वो 2 हैं। ये रो 1 है और ये रो 2 है। हमारे पास 2 रोज हैं। और कॉलम, कॉलम एक ही है हमारे पास, ओनली सिर्फ ये वाला C1 एक ही कॉलम है। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास रोज हैं वो कितनी है, यहाँ पे वो 2 हैं, और जो कॉलम है वो कितना है, वो 1 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बाय 1। ओके, तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। सिर्फ इतना ही बच्चों, ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। हम यहाँ पे हम नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है वो ये है। तो दिस इज अवर आंसर बच्चों। ओके, अंडरस्टूड है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसमें। अब ये है बी वाला। अब बी का हमने देखना बच्चों कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा। हमारे पास रोज कितनी है? ओनली 1 रो, एक ही रो है, हॉरिजॉन्टल एक ही रो है। कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2, यानी कि 1 एंड 2। रो एक ही है और कॉलम 2 है। इसका मतलब है हमारे पास रो 1 ही है और ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, 2 कॉलम है। तो इसमें हम जब सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास रोज जो हैं वो इक्वल किसकी होती हैं? एम के। और एम कितनी है? रो हमारे पास एक ही है। वो जो कॉलम है COLE मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ UMN देख लेना, आप समझ जाना। और कॉलम हमारे पास 2 हैं, 1 एंड 2। 2 कॉलम है बच्चों। ठीक है, तो मेरे पास ऑर्डर लिखने के लिए क्या होता है, हमें पता है कि ये जो ऑर्डर होता है उसको मैं लिख सकता हूँ M बाय N। M क्या है? 1 बाय N क्या है? 2। तो 1/2 ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। सिंपल जी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये तो। ओके, आगे हमने सी का करना है। अब हमारे पास सी में रोज कितनी है बच्चे? 1 एंड 2। 2 रोज है और कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2, 2 ही कॉलम है। इसका मतलब है इसमें R1 एंड R2 2 रोज हैं, कॉलम भी इसमें 2 हैं। तो 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो सोल्यूशन करेंगे और उसमें हमने रोज लिखनी है अपनी। अच्छा भाई, ये एक है माशाल्लाह, सबसे ज्यादा तो ये समझती है मैथ। रोज इक्वल एम क्या होता है और रोज कितनी है मेरे पास? इस दफा 2 है और मेरे पास कॉलम वो एन होते हैं और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी 2 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा जी? हमें पता है हम ऑर्डर को एम बाय एन। सबसे ज्यादा मैथ ये समझते हैं डेली। ये जो है ये। अच्छा, ये हमारे पास 2 रोज हैं
2 रोज m बाय 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 बाय 2। और ये एट अ टाइम 2 क्लासेस के मैथ समझ रही है, 9th का भी और 10th का भी। और ये जी हमारे पास है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, क्या है दिस वन। ओके, चलें आ गया जी हमारा मैट्रिक्स डी। इसमें कितनी रोज है बेटा, 1 एंड 2, 2 रोज है। कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3 कॉलम है। सोल्यूशन करेंगे, रोज, रोज किसकी होती हैं, रोज को हम एम नाम दिया था, तो कितनी रोज है जी हमारे पास, 1 एंड 2। कॉलम, कॉलम हमारे पास कितने, 1 2 एंड 3, एन होते हैं जी कॉलम, वो 3 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा एम बाय एन। एम नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, 2 बाय 3। दिस इज आवर आंसर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके कौन से मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी, ये डी का। ओके जी बच्चों, चले जी, अब इसके दो रहते हैं, वो मैं जरा इरेज कर लूं फिर करते हैं। तो जी हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका ई, जो मैट्रिक्स ई है, इसमें हमने बताने हैं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। सोल्यूशन लिखेंगे जी, हमारे पास जो रोज हैं वो क्या होती हैं, वो हमने एम रखी हुई है, और जो कॉलम है वो होते हैं जी एन। तो रोज कितनी है जी, देखें 1 2 एंड 3। कॉलम कितने हैं जी, 1 एंड 2, 2 कॉलम है, तो इसमें 3 रोज हैं और एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा जी, ऑर्डर हम लिखते हैं एम बाई एन, तो हम लिख सकते हैं जी 3 बाई 2। ओके, नेक्स्ट, तो यही बच्चों हमारा आंसर है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई। आगे सॉल्यूशन जी, एफ मैट्रिक्स है, इसमें रोज है जी, रोज होती हैं एम एंड कॉलम वो होते हैं जी एन। नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक ही है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा एम बाय एन, 1 बाय 1। ओके, तो ये हो जाएगा जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ओ आर डी आर मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स का जी, एफ का, मैट्रिक्स एफ का। ओके, अंडरस्टूड बच्चों। तो चलें जी, अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो 10th क्लास, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। ये उसने कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, तो कह रहा है इनमें से कौन से मैट्रिक्स के इक्वल है। यानी कि ये मैट्रिक्स ए है, ये क्या बी के इक्वल है, क्या ए सी के इक्वल है, या बी सी के इक्वल है, या बी ई के इक्वल है, या डी बी के इक्वल है। वो हमने सिर्फ बताना है कि कौन से मैट्रिक्स के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है। इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, टू मैट्रिक्स, हमारे पास डेफिनेशन है आपकी बुक पे, टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल, two matrices are said to be equal if and only if they are of same order and their corresponding element are same।
एंड देयर एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग कह लो, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड ठीक रहेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और सेम। आपने ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद कर लेनी है। द मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है, टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल इफ आई डबल एफ, इसका मतलब है क्या, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उनके ऑर्डर सेम हो। सबसे पहले हमने ये टर्म याद रखनी है, वो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो और उनके जो एलिमेंट हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, वो भी सेम हो। ये दो चीजें याद रखनी है। अब कैसे याद रखेंगे, देखो ढूंढना क्या था। लेट सपोज के एक मैट्रिक्स में बस ए है, वो 1 2 3 4 कुछ ये है, और एक मैट्रिक्स बी है, वो 2 3 5 6 है। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स मेरे पास सी है, वो है जी 1 2 3 एंड 4। ओके, अब देखो मैट्रिक्स जो ए है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर कितने रोज कितनी है इसमें, एक एंड दो, दो रोज है। इसमें कॉलम कितने हैं, एक एंड दो, दो कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स ए का, 2/2। ठीक है, इसका ऑर्डर 2/2 है। इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2। इसका भी 2/2 ही है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये जो हमारे सी है, इसका भी ऑर्डर 2/2 ही है। यानी कि इन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। क्या ये तीनों इक्वल है, नहीं। अभी हम ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं कह सकते। कब कहेंगे, जब इनके एलिमेंट भी सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, इसका ये जो एलिमेंट है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये इसके सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, इसका सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल हो। क्या ये दोनों, क्या ये 1 है तो क्या ये भी 1 है, नहीं। ये 2 है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो क्या इसका भी 2 है, नहीं। तो इस तरह जो दोनों सूरतों में इक्वल हो वो ही इक्वल होंगे। जैसे देखो, अब ए का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो सी का भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका 2 है। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का, इसका भी 2 है, तो ठीक है। अब इसका सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या 3 है, और इसका भी 3 है। इसका सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 4 है, इसका भी 4 है। इट्स मीन इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 2/2 2/2, और इनके एलिमेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी एक जैसे हैं बिल्कुल। तो इसलिए ए इक्वल सी हो के हम इसको लिख सकते हैं कि ए इक्वल है सी के। ओके, ए बी के इक्वल नहीं होगा, बी सी के इक्वल नहीं होगा। सिर्फ ए और सी इसलिए इक्वल है क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इक्वल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और होते कैसे हैं, और हमने कैसे फाइंड करना है इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, ओके जी। तो मैट्रिक्स ए है, देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2/2 है। दो रोज हैं और दो ही कॉलम है। 2 रोज, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, दो रोज हैं और दो ही इसके कॉलम है। इसका ऑर्डर है 2/2। ओके, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, और इसके एलिमेंट क्या है, 0 3 4 1। देखो किसी और एलिमेंट का ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2 नहीं है, इसका ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करके लिखूं ना बच्चे, तो वो इस तरह का एलिमेंट भी आ सकता है, तो मैट्रिक्स आ सकता है। इसके एलिमेंट जो है ना वो असल में ये पड़े हुए हैं। मैं इसी को सॉल्व, जैसे जैसे देखो 2 × 3 क्या होता है, 6 6 है। 2 में से 1 कट किया तो 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 में से 2 कट किया तो 2, 4 + 4, अब यहाँ प्लस है तो ये 8 हो जाएगा, और 3 + 0 3। तो ये इस तरह का मैट्रिक्स है ये वाला, पर उसने इस तरह लिखा हुआ है। यानी कि इसमें हमारे पास 1 2 3 रोज है, तो ये तो ऑर्डर नहीं ना, ये 2/2 है, इसमें तो 3 हो गया, और 2 कॉलम है, ये 3/2 हो गया, ये भी नहीं है। अब देखते हैं इसका। अब इस मैट्रिक्स को भी उसने 5 + 4 क्या बन जाएगा, 9। क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 9 बन जाएगा, और 8 में से 1 कट किया तो ये हो जाएगा जी -7। ये बन रहा है। ठीक है, इसका मैट्रिक्स भी 2/2 नहीं है, ये मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का नहीं है। अब ये देखते हैं, ये भी 2/2 का नहीं है क्योंकि इसमें भी हमारे पास 3 रोज है। अब ये रह गया मैट्रिक्स एफ। अब मैट्रिक्स एफ में 3 - 3 है, यहाँ पे 0 था,
इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स एफ है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3 में से 3 कट किया तो 0, ये 3 वैसे ही, 3 प्लस 1 4 और ये 1 वैसे ही, यानी कि मैट्रिक्स एफ भी यही है। अब देखो जरा, ए क्या था, ए का ऑर्डर क्या था, 2/2, इसका भी 2/2, और ये जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट क्या थे, 0, पहला फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0, इसका भी 0, इसका 3, इसका भी 3, इसका 4, इसका भी 4, इसका 1, इसका भी 1, ये अगर नहीं पता लग रहा था ये 4 है, 1, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब है मैट्रिक्स ए और एफ का ऑर्डर भी सेम है, 2/2, और इसका एलिमेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि आंसर्स, हमारे पास जो सोल्यूशन है बच्चों, उसमें हम लिख सकते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है ए वो इक्वल है एफ के, मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है, एफ के। ओके ठीक है, अब बी को ढूंढना शुरू करते हैं। बी का ऑर्डर जो है वो 2/1 है, दो रोज हैं, R1 R2, और कॉलम इसका 1 ही है, 2/1, तो 2/1 सिर्फ इसका है, ठीक है। और देखो 5 + 4 9 होता है, 8 में से 1 कट किया तो -7 ही होता है, तो इसका मतलब है बी इक्वल डी के है। तो मैट्रिक्स जो बी है वो इक्वल है डी के। ओके, अब सी देखते हैं। सी मैंने बताया था कि इसमें कितने 2 × 3 ये हो जाएगा, मैंने ये सारा सॉल्व करके यहाँ पे रखा था। इसका मतलब है इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, कितने, R1 R2 R3, कॉलम कितने हैं, C1 C2, तो 3 रो 2 कॉलम। अब देखो ये इसमें भी कितने हैं, R1 R2 R3 और C1 C2, इसका मतलब है इसका और इसका मैट्रिक्स सी का और ई का जो ऑर्डर है वो सेम है, 3/2, 3/2 ऑर्डर दोनों का सेम है, एलिमेंट भी सेम है, हाँ जी, 2 3 6 6, 2 - 1 1 1, 2 2 4 4, 2 4 - 2 2 2, 4 + 4 8, 3 + 0 3, तो ये दोनों एलिमेंट भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, तो इट्स मीन ये जो सी है वो इक्वल हो जाएगा ई के बच्चों, ठीक है। तो यही हमारा आंसर था, और उसने यही पूछा था कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है, तो हमने फाइंड कर दिया, ठीक है जी। जी तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 3.1 का, उसमें बात हो रही है कि इफ अगर ये दो मैट्रिक्स हैं, पहला मैट्रिक्स है A+2, इसकी रो है, और C-3 B-1 D+4 इक्वल है 5 8 6 4, ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का ऑर्डर 2/2 है, ये दोनों इक्वल हैं, तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है पहले सॉल्व करके सोल्यूशन लिख के हमने एक स्टेटमेंट से लिखनी है कि बाय कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, हमने इन दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करना है। जैसे इसका पहला एलिमेंट ये है तो इसको इसके पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, तो हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। A+2 इक्वल आ जाएगा 5 के, A+2 इक्वल 5 के, तो A इज इक्वल टू 5, 2 तो जाके माइनस हो जाएगा, A इज इक्वल टू 5 - 2 तो A इज इक्वल टू 3। इस तरह फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट, ठीक है, इसके कंपेयर कर देंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, तो C-3 इक्वल 8, C-3 इक्वल 8, 3 इधर माइनस है, साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, C इज इक्वल टू 11। अब सेकंड रो की बारी है, फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट सेकंड रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 6 है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो B-1 इज इक्वल टू 6, तो B इज इक्वल टू 6 + 1 7, और इसी तरह 6 + 4 को इक्वल रखेंगे आप 4 के, तो 6 + 4 इज इक्वल टू 4, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, दोनों काट देंगे तो D 0। तो इस तरह हमारे पास A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 7, C इज इक्वल टू 11 एंड D इक्वल 0, तो ये हमारा बच्चों आंसर है। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ आ गई। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x + 1 4 7 एंड 5, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये मैट्रिक्स इक्वल है 9 4 7 और y के, ठीक है। तो कह रहा है अगर ये इक्वल है तो फाइंड कर दें द वैल्यू ऑफ x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड करनी है, तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे, वैसे ही करेंगे, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे।
by comparing the corresponding element। कैसे जी? इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का क्या है 2x प्लस 1, इसको इक्वल रखेंगे 9 के। ठीक है, तो अब देखो 2x इधर ही है, 1 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 8। ठीक है जी, आगे 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 8/2 है ना, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आ जाएगा 4। x की वैल्यू आ गई बच्चों 4। आगे अब देखना है कि y की तरह y इधर पड़ा है, तो y का जो एलिमेंट है ना उसका कोरस्पॉन्डिंग क्या है, वो 5 है, तो y इज इक्वल टू 5 रख लेंगे। तो ये तो पहले से आंसर हमारा पड़ा ही हुआ है, y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 बच्चों। ठीक है, आंसर। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो 10th क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब दो मैट्रिक्स दिए हैं, इक्वल है दोनों, यानी कि a प्लस बी 2d माइनस 1 3 प्लस 2 4, और दूसरा मैट्रिक्स है 10 5 11 एंड 6। तो ये दो मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर सेम है और इन दोनों को इक्वल रखा गया है, और वो कह रहा है अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड कर दे। तो हमने वही करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे के सामने रखना है, कंपेयर करना है। ए प्लस बी है, तो देखो अब ये जो मेरे पास ए प्लस बी है, इसको मैं इक्वल रख लाऊं 10 के। अब क्योंकि अगर इसमें खाली ए होता तो मैं इसमें ए की वैल्यू, इस यहाँ पे कोई और फिगर होता 2 3 5 4, तो इधर करके ए की वैल्यू निकालता। अब इसमें दो वेरिएबल है ए और बी, तो जब तक ए या बी में से कोई एक फाइंड ना हो जाए इसकी जगह ये पुट हो जाएगा, फिर दूसरे का फाइंड हो सकता, अदरवाइज फाइंड नहीं हो सकता। तो इसको मैं इक्वेशन दे लेता हूं 1, नाम है 1। अब ये जो है इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ये वाला 3b प्लस 2, तो 3b प्लस 2 इक्वल इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, इसका 11 है। 11 देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसको इसके रख दिया, इसको इसके रख दो, इसको इसके रख दो और इसको इसके रख दो। ठीक है, अगर आपने तरतीब से चलना, चलो तरतीब से चल लेते हैं। मैं अब सेकंड एलिमेंट को 2d माइनस 1 को इक्वल रख रहा हूं 5 के। ठीक है जी, अब आगे 3b प्लस 2 को इक्वल रख रहा हूं 11 के, और जो आखिरी है मेरे पास सी, वो इक्वल हो जाएगा 4। ठीक है, इसको इसके इक्वल आ गया, सारे कॉरस्पॉन्डिंग को मैंने एक दूसरे के इक्वल कर लिया। अब ये तो तब फाइंड होएगा जब ए या बी की वैल्यू किसी एक की होगी, तो वो इसमें पुट करेंगे फिर फाइंड होगा। तो मेरे पास ये डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे 2d है, माइनस 1 है, इधर इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे रह जाएगा 2d इक्वल 6, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा d इज इक्वल टू 6/2। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है इसका d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, अब देखें जी ये 3b इधर ही है, 2 इधर प्लस क्या है, तो उस साइड पे जाके 11 के साथ ये माइनस हो जाएगा। 11 में से 2 कट किए 9, यहाँ पे रह गया 3b। अब इधर b अकेला रह जाएगा और 3 इधर आके 9 से डिवाइड हो जाएगा 9/3। तो 3 3 जा 9, b इज इक्वल टू 3। c तो पहले ही हमारे पास 4 है जी, c की तो पहले ही हमारे पास ये 4 है, ये तो c पहले ही पड़ा हुआ है। हमारा b भी आ गया बच्चों, d की वैल्यू भी आ गई। अब इस b की वैल्यू मैं करूंगा पुट इन 3। ठीक है, तो 1 सॉरी ये 1 रखी थी ना, तो मैं अब पुट करूंगा वैल्यू b बाय पुटिंग b इज इक्वल टू 3 इन 1। b इज इक्वल टू 3 किस में पुट करने से, 1 में पुट करने से इसमें, यानी कि a वैसे ही आ जाएगा। b की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करूंगा, ये 10 है। अब a इधर ही है, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 3 तो 7,
ए की वैल्यू भी आ गई बच्चों 7। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ जाएगा ए इक्वल 7, बी इज इक्वल 3, सी इक्वल 4 एंड डी इज इक्वल ऑल्सो 3। तो दिस इज आवर आंसर। ओके जी। तो चलें जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट पार्ट आई थिंक वो करते हैं। तो 10th क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है जी। कह रहा है कि अगर इफ अ मैट्रिक्स p प्लस क्यू 5 11 p माइनस 2 क्यू इक्वल है 6 5 11 और 0, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के ऑर्डर सेम है, 2 बाई 2 है, 2 बाई 2 है। कह रहा है ये दोनों मैट्रिक्स हैं, तो फाइंड कर दें p एंड q की वैल्यू। तो हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 6 4 5 6 जैसा ही क्वेश्चन है ये। तो इसमें सिर्फ हमने पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉरस्पॉन्डिंग वापस एलिमेंट है इन दोनों मैट्रिक्स के, तो जो हमें चाहिए सिर्फ उनको हम एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। जैसे p प्लस क्यू है ना, तो मैं p प्लस क्यू, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स का वो है 6, इसके इक्वल रखूंगा और इसको नाम दे दूंगा 1। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों। और फिर हमारे पास दूसरा है एक, वो है जी p माइनस 2q इक्वल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है इस मैट्रिक्स का? 0। तो ये आ जाएगा 0। अब एंड पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर पी एंड क्यू दोनों है, क्यू की वैल्यू हो तो पी फाइंड हो सकती है, यहाँ भी पी क्यू दोनों है। तो अब ये मुमकिन नहीं कि हम इसकी वैल्यू पुट करके, हमारे पास वो कोई पी और क्यू नहीं है, तो इसका मतलब है हमने इसमें से अगर मैं करूं, इसको इक्वेशन 1 अभी नहीं देते, चले इसको नहीं देते अभी। मैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 है और मैं p इज इक्वल क्यू को उस साइड पे लेके आ जाऊं तो 6 माइनस क्यू है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ। ये 1 है, p इज इक्वल टू 6 माइनस क्यू। अब मैं पुट करूंगा बाय, इसको मैं नाम दे लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन, बाय पुटिंग p इज इक्वल टू 6 माइनस क्यू इन सेकेंड। मैं सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है जी? p इक्वल, सॉरी p की वैल्यू है ना, सेकंड इक्वेशन ये है, तो इसमें ये जो p की वैल्यू है, इसमें मैं ये 6 माइनस क्यू पुट कर दूंगा इसकी जगह, 6 माइनस क्यू। ओके, और ये माइनस 2 क्यू तो वैसे ही रह जाएगा और इक्वल क्या है? 0। यानी कि इस वाली इक्वेशन में मैंने p की जगह, इस p की जगह ये सारी वैल्यू p की पुट कर दी 6 माइनस क्यू। तो p की जगह 6 माइनस क्यू और माइनस क्यू आगे वैसे ही आ गया और इक्वल 0 है। अब माइनस क्यू और माइनस 2 क्यू क्या हो जाएगा? माइनस 3 क्यू। तो 6 माइनस 3 क्यू इक्वल आ गया जी 0। ओके, अब अगर मैं 3 क्यू को साइड पे ले जाऊं तो ये बन जाएगा 6 इक्वल 3 क्यू। ओके बच्चों, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 क्यू इक्वल है 6 के, और अब मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, 3 क्यू इक्वल 6 है और q आ जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। q की वैल्यू आ गई 2 बच्चों। ठीक है, अब इस q की वैल्यू चाहे मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट कर लूं 1 में, चाहे मैं 2 में पुट कर लूं, एज यू विश, आप जहां पुट करना चाहते हो वहां पे पुट कर लो। तो मैं इस q की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूं बाय पुटिंग q इज इक्वल टू 2 इन 1, 1 में पुट करना चाहिए। तो वो मैं 1 में कैसे पुट करूंगा? देखिए जी, p इज इक्वल 6 वैसे ही माइनस q की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? मेरे पास p इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड है जी, p इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास p की वैल्यू आ गई। तो उसने हमें कहा था p एंड q की वैल्यू फाइंड करें, तो p इज इक्वल टू 4 आ गया एंड q इज इक्वल टू 2 था, और यही नजर नहीं आ रहा। चले जी, हम
इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं कि P इज इक्वल टू 4 है एंड Q इज इक्वल टू 2 है, और यही बच्चों हमारा आंसर है। ओके, कैसे किया आपको समझ आ गई कि इक्वेशन दो रखी, पहली इक्वेशन में से P की वैल्यू पुट निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट की, फिर वहां से एक वैल्यू Q की आएगी, उसको चाहे आप फर्स्ट में पुट कर ले चाहे आप सेकंड में पुट कर ले, ऐसे